दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्राओरे के उस हैरान कुन मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के पूरी दुनिया का दिमाग सुन्न हो चुका है। जी हां, आज हम जानेंगे कि इब्राहिम ट्राओरे ने सहारा के बीच लाखों जमी हुई शहद की मक्खियां क्यों छोड़ दी। आज की वीडियो में हम इस पूरे मंसूबे को खोल कर समझेंगे। ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे साइंसी बुनियादें क्या थीं, किन खतरात के बावजूद इसे आगे बढ़ाया गया और सबसे बढ़कर इस तजर्बे ने दुनिया को इतना हैरान क्यों किया। सहारा रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं, ये एक ऐसा अफरीत है जो हर साल अफ्रीका की हजारों एकड़ जरखेज जमीन निगल जाता है। आज ये रेगिस्तान 11 मुल्कों तक फैल चुका है और अगर इसका बढ़ना ना रोका गया तो माहिरीन के मुताबिक अगले चंद दहाइयों में अफ्रीका का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएगा। यही वो खतरा था जिसने ट्राओरे को अंदर से हिला कर रख दिया था। वो जानता था कि अगर सहारा को ना रोका गया तो मगरबी अफ्रीका की पूरी आबादी खतरे में पड़ जाएगी। खेती बाड़ी खत्म, जानवर खत्म, पानी खत्म और जिंदगी खत्म हो जाएगी। लिहाजा यही वो लम्हा था जब उसने साइंसदानों, ज़रई माहिरीन और माहौलियात के स्पेशलिस्ट्स को जमा किया और एक सवाल पूछा कि सहारा को बदलने का सबसे पहला कदम क्या हो सकता है। लंबी बहसों के बाद एक हकीकत सामने आई कि जिंदगी का आगाज सबसे पहले पौधे करते हैं, मगर पौधों का आगाज मक्खियां करती हैं। यानी सहरा को रोकने का पहला हथियार पानी या दरख्त नहीं बल्कि बीज थी। इस एक लाइन ने पूरा रास्ता बदल दिया। ट्राओरे ने ऐलान किया कि अगर जिंदगी की जंजीर बीज से शुरू होती है तो फिर जंग भी वहीं से शुरू होगी। मगर मसला ये था कि सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है और आम शहद की मक्खियां 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मर जाती हैं। यहाँ 150 डिग्री की रेत इन्हें लम्हों में तबाह कर सकती है। लेकिन इब्राहिम ने कहा कि मसला बीज का नहीं, बीज की किस्म का है। यानी अगर आम शहद की मखलूक सहारा में जिंदा नहीं रह सकती तो ऐसी मक्खियां तलाश की जाएं जो बचपन से ही आग जैसे मौसमों में परवान चढ़ती हों। यहाँ से इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी सबसे हैरानकुन तहकीक शुरू की। अफ्रीका और अरब के उन इलाकों का डेटा इकट्ठा करना जहाँ गर्मी सख्त, पानी कम और मौसम इंतहाई बेरहम होता है, मगर फिर भी शहद की कुछ अक़साम मौजूद रहती हैं। इस तहकीक ने उसे उन 2 ताकतवर बी नस्लों तक पहुँचाया जिन्हें दुनिया हीट रेजिस्टेंट हनी बीज कहती है। पहली नस्ल थी ईस्ट अफ्रीकन लैंड हनी बी। ये वो मक्खियां थीं जो सदियों से मशरकी अफ्रीका की खुश्क और गर्म वादियों में जिंदा रह रही थीं। इनका जिस्म छोटा, रंग हल्का और इनके पर ज्यादा मजबूत होते थे, जिसकी वजह से ये शदीद गर्मी में भी परवास कर सकती थीं। दूसरी नस्ल थी अरेबियन या नूबियन हनी बी। ये वो शहद की मक्खियां थीं जो सूडान, इरिट्रिया, सोमालिया और अरब के जनूबी हिस्सों की झलसा देने वाली गर्मी में भी अपना छत्ता कायम रखने की सलाहियत रखती थीं। इन दोनों अक़साम की एक खास खुसूसियत थी। ये मक्खियां गर्म हवा को जिस्म से तेजी से खारिज कर देती हैं, छोटे ग्रुप्स में रहती हैं और तकरीबन 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम कर सकती हैं। आम बीज जहां मर जाती वहां ये जिंदा रहती थीं। इब्राहिम ने फौरन फैसला किया कि अगर सहारा से जंग करनी है तो यही जंगजू मक्खियां चाहिए। उसने माहिरीन को हुक्म दिया कि ये खास बीज अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठी करें, इनके जीन्स, रवैये और हीट टॉलरेंस को टेस्ट करें और फिर इन्हें इस तजर्बे के लिए तैयार किया जाए। दुनिया हैरान थी कि एक लीडर बीज की जीनोम तहकीक तक करवा रहा है। इसी दौरान इब्राहिम ट्राओरे की टीम को एक ऐसी मालूमात मिली जिसने इस मंसूबे के पूरे तस्वर को एक नई ताकत दे दी। साइंसदानों ने उसे बताया कि सहारा के अंदर, बिल्कुल इसके दिल में, एक ऐसा मुकाम मौजूद है जहां शहद की मक्खियां हजारों साल तक जिंदा रही थीं। ये जगह थी लीबिया का कुफरा ओएसिस, जहां 5 से 10 हजार साल पुरानी बीज की बाकियात और इनके जीनियाती नमूने दरियाफ्त हुए थे। हैरत की बात यह थी कि ये मक्खियां सहारा से बनने से पहले की थीं, जब ये इलाका हरा भरा था, दरिया बहते थे और जंगली हयात यहाँ आज़ादाना घूमती थी। जब मौसम बदला, दरिया सूखे, जमीन जलकर रेत बनी और पूरा इलाका सहरा में तब्दील हो गया, तब भी इन बीज के जीन्स ने इस माहौल में खुद को जिंदा रखने की कोशिश जारी रखी और कुछ छोटी बस्तियां आज तक ओएसिस के गिर्द मौजूद थीं। ये दरियाफ्त ट्राओरे के लिए किसी नेमत से कम ना थी। उसे यकीन हो गया कि अगर कदीम बीज इस बदलते माहौल में हजारों साल तक जिंदा रह सकती थीं, तो आज की मॉडर्न हीट रेजिस्टेंट बीज तो कहीं ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती हैं। अब यहां से इब्राहिम ट्राओरे के मंसूबे का वो हिस्सा शुरू हुआ जो सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि मुआशी इनकलाब की बुनियाद भी बन सकता था। ट्राओरे जानता था कि बीज सिर्फ फूलों का गर्दा नहीं लाती बल्कि पूरी ज़रई निज़ाम को दोबारा जिंदा कर देती हैं। दुनिया भर में शहद की मक्खियां सालाना अरबों डॉलर की फसलों को महफूज बनाती हैं। सिर्फ अमेरिका में ही वाइल्ड और फार्म्ड बीज तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की मुआशी अहमियत रखती हैं। यानी जहां बीज वापस आती हैं वहां सिर्फ पौधे ही नहीं उगते बल्कि बाजार, तिजारत, फल, सब्जियां, बागात सब कुछ जिंदा हो जाता है।
ट्राओरे ने इसी हकीकत को समझा। वो जानता था कि अगर सहारा के किनारों पर बीज कामयाबी से आबाद हो गईं तो सबसे पहले जंगली पौधे वापस आएंगे, फिर घास उगेगी, फिर चरिंद परिंद, फिर जानवर और फिर इंसान भी दोबारा आबादकारी शुरू करेंगे। ये पूरे इलाके की रीग्रीनिंग चेन रिएक्शन थी, एक ऐसा सिलसिला जो सिर्फ एक छोटे से हशरात के ग्रोह से शुरू होकर पूरे रेगिस्तान के माहौल, मुआशरत और आबादी को बदल सकता था। लेकिन दोस्तों, जब इब्राहिम ट्राओरे ने हीट रेजिस्टेंट बीज को सहारा में छोड़ने का मंसूबा बनाया तो इसके बाद शुरू होने वाली तब्दीली ने माहिरीन को बिल्कुल हैरान कर दिया। जैसे ही ये मजबूत अफ्रीकी और नूबियन किस्म की बीज सहारा के किनारों पर छोड़ी, वहाँ वो अमल तेज़ी से शुरू हुआ जो ट्राओरे बरसों से अपने जहन में देख रहा था, जिंदगी की खामोश वापसी। मट्टी में छुपे बीज जो बरसों से सोए हुए थे दोबारा जागने लगे। चंद ही हफ्तों में छोटे छोटे पौधे नमूदार हुए जिन्होंने मजीद हशरात, परिंद और जानवरों को अपनी तरफ खींचा। ये वही चीन रिएक्शन था जो बीज जहां भी जाती हैं हमेशा साथ लेकर आती हैं, फूल, बीज, घास, चरिंद परिंद, जानवर और फिर इंसान। ट्राओरे ने साथ ही अपनी टीम को हुक्म दिया कि सहारा की वो तमाम जगहें निशानजद की जाएं जहां ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है, ताकि वहां माइक्रो ग्रीन जोन्स बनाए जा सकें और बीज को मुसलसल खुराक मिलती रहे। जूं-जूं इलाके सब्ज होने लगे, एक और हैरानकुन फायदा सामने आया। रेगिस्तानी सांपों की तादाद बढ़ने लगी और जहां सांप हो वहां अल्लाह की बनाई हुई एक खौफनाक मगर इंसाफ करने वाली मखलूक जरूर पहुंचती है, हनी बैजर। ये जानवर बी लार्वा खाता है मगर साथ ही रेगिस्तान के जहरीले सांपों को भी खत्म करता है। यानी बीज के आने से ना सिर्फ पौधे बल्कि कुदरती हिफाजती निज़ाम भी वापस आ गया। साइंसदानों ने हैरत से नोट किया कि जैसे जैसे मक्खियां फैलीं, सहारा का माहौल सिर्फ गर्म रेत का समंदर नहीं रहा, ये एक ऐसा खित्ता बनता जा रहा था जहां जिंदगी फिर से अपने कदम जमा रही थी। लेकिन ट्राओरे जानता था कि बीज खुद सहरा नहीं बदल सकती, पानी, मिट्टी और माहौल की साख्त भी जरूरी है। दुनिया ने सोचा था कि ये मंसूबा पागलपन है, मगर अब हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या ट्राओरे वाकई सहारा को दोबारा जिंदा करने वाला पहला इंसान बनने जा रहा है। कुछ साइंसदानों ने यह भी याद दिलाया कि सहारा की रेत हर साल लाखों टन ग़िज़ाई ज़राअत समंदरों और अमेज़न जैसे जंगलात तक पहुंचाती है, इसलिए ट्राओरे सहरा को ख़त्म नहीं करना चाहता था बल्कि इसकी हदों को वापस धकेल कर इसे एक मुतवाज़िन निज़ाम में बदलना चाहता था। इस सारे जफर के आखिर में दुनिया को एहसास हुआ कि बीज को सहारा में छोड़ना सिर्फ एक तजर्बा नहीं था, ये एक ऐसा रीजनरेशन प्लान था जो अफ्रीका को मुस्तकबिल में खुराक, माहौल और मुआशरत के बहरान से बचा सकता है। और दोस्तों, अगर ये तजर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो हो सकता है कल दुनिया ये कहती नजर आए कि सहारा को बदलने वाला कोई साइंसदान या आलमी इदारा नहीं बल्कि एक नौजवान कप्तान था जिसका नाम था इब्राहिम ट्राओरे। दोस्तों, अगर इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा आपको भी इतना ही हैरानकुन और उम्मीद देने वाला लगा है जितना दुनिया भर के माहिरीन को लग रहा है, तो अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप समझते हैं कि वाकई बीज के ज़रिए सहारा को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या ये वो मंसूबा है जो अफ्रीका का मुस्तकबिल बदल देगा, या फिर ये सब एक बहुत बड़ा रिस्क है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ट्राओरे के इस दिलेर कदम को कैसे देखते हैं। क्या ये एक पागलपन था या आने वाले वक्त का सबसे बड़ा साइंसी मुआजिज़ा?